लॉन से गुजरने के बाद वो घर के सदर दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बजाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पहल कौन करे। फिर गुल खान ने हिम्मत की और इसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से गुलाब के फूलों जैसी खुशबू का एक तेज झोंका आया। ये खाली मकान में गुलाबों की खुशबू? कल्लू पनवाड़ी ने सवाल किया। अंदर गुलाब के फूल रखे होंगे, गुल खान ने जवाब दिया। आओ अंदर चलो। दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर रोशनी थी, राहदारी में कालीन बिछा हुआ था। वो दोनों कालीन पर चलते हुए अंदर पहुंचे। एक एक करके उन्होंने सारे कमरे झांक लिए। सारे कमरों में सामान था, ये मालूम ही ना होता था कि ये घर खाली हुआ है। पूरा घर सजा हुआ था, लेकिन घर में कोई नजर न आया। इस घर में एक दरवाजा ऐसा भी था जो अंदर से बंद था। इन लोगों के हैंडल को घुमाने के बावजूद वो नहीं खुला था। गुल खान ने चाबी के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कुछ नजर न आया। अंदर शायद अंधेरा था। फिर इन लोगों ने इस बंद दरवाजे को छोड़कर किचन का रुख किया। वहां चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी, इसमें सालन था, मुर्गी पकी हुई थी। एक रुमाल में चंद रोटियां थी, चंद छोटे बर्तन सिंक में पड़े थे। एक कप रखा था जिसमें थोड़ी सी चाय थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये घर खाली कर दिया गया था तो इसमें सामान कहाँ से आया। फ्रिज भी खाने पीने के लवाजमात से भरा हुआ था। फ्रिज में रखे हुए लाल लाल सेब देखकर कल्लू पनवाड़ी का जी मचल उठा। इसने एक सेब निकाल लिया और इसमें मुंह मारा। सेब काटते ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसने मिट्टी खा ली हो। इसने फौरन थूक दिया और इस खाए हुए सेब को वापस फ्रिज में रख दिया। क्यों, क्या हुआ? गुल खान ने पूछा। सेब है या मिट्टी का डला? कल्लू बोला। क्या कहते हो? गुल खान को यकीन आया। चख कर देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा, कल्लू ने पेशकश की। गुल खान ने सेब चखा तो इससे भी यही एहसास हुआ जैसे मिट्टी खा रहा हो। इसने फौरन थूक दिया और बोला, बदबख्त, ये सेब कैसा है? गुल खान, मेरे ख्याल से यहाँ से निकल लो, कल्लू पनवाड़ी ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुल खान ने पूछा। नहीं, डर कैसा, कल्लू पनवाड़ी ने हंसते हुए कहा। फिर वह दोनों किचन से निकलकर टीवी लाउंज में पहुंचे। इसी वक्त मियाओं की आवाज आई। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दिखाई कुछ न दिया। चंद लम्हों बाद फिर मियाओं की आवाज आई। ये आवाज नजदीक ही से आई थी। ये आवाज तो बिल्ली की है, लेकिन बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही, कल्लू पनवाड़ी ने कहा। गुल खान ने ट्रॉली के पीछे झांका, सोफे के नीचे देखा, लेकिन इन्हें कुछ नजर न आया। मियाओं मियाओं की आवाज बदस्तूर आ रही थी। अरे बदबख्त, तू किधर है? सामने आ, गुल खान ने जोर से कहा। गुल खान को अगर ये मालूम होता कि वो इसको बदबख्त कहकर अपनी बदबख्ती को आवाज दे रहा है तो वो कभी ऐसा न बोलता। मियाओ, इस आवाज में बड़ी दहशत थी। तब वो ट्रॉली के पीछे से नमूदार हुआ। इसने अपनी लाल अंगारा आंखों से इसे घूर कर देखा। काला बिल्ला कल्लू पनवाड़ी की इस पर नजर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हट गया। ये यहाँ छुपा हुआ था। वो काला बिल्ला अब ट्रॉली से निकलकर सामने आ चुका था। इसने अंगड़ाई ली और फिर इसने अपनी नजरें गुल खान पर जमा दी। गुल खान बड़े दिल गुर्दे का मालिक था। इसने डरना सीखा ही ना था, लेकिन इस वक्त काले बिल्ले की आंखें देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतरने लगी। या इलाही, एक ऐसा बिल्ला है। अचानक इसने गुल खान पर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गया। गुल खान को तौको ना थी कि इसमें इतना वजन होगा। इसके अंदर गधे बराबर वजन था। गुल खान इसका वजन बर्दाश्त न कर सका। वो पीछे की तरफ गिरा। काले बिल्ले ने गुल खान के गिरते गिरते इसके दाएं कान की तरफ अपना मुंह बढ़ाया और इसके कान को भंभोड़ कर रख दिया। गुल खान तकलीफ की शिद्दत से चीखा और फिर उठकर भागा। गुल खान का ये इशर देखकर कल्लू पनवाड़ी की हालत पतली हो गई। वो भी गुल खान के साथ दरवाजे की तरफ भागा। कल्लू को भागते देखकर काले बिल्ले ने इस पर भी छलांग लगाई और इसका भी वही हशर किया जो गुल खान का किया था। इसका कान भी भंभोड़ कर इसके जिस्म से अलग कर दिया। कल्लू पनवाड़ी काले बिल्ले के वजन की वजह से मुंह के बल जमीन पर गिरा और फिर उठकर भागा। गुल खान आगे था और वो अपने कटे कान पर हाथ रख के बहुत तेजी से भाग रहा था। अब इसे यकीन आ गया था कि इस मकान के मालिक ने इससे सच कहा था कि इस घर में आसेब है, इससे दूर रहना। अब दोनों को पता चल गया था कि आसेब क्या होता है, जिन भूत का साया किसे कहते हैं। वो चाह रहे थे कि कोई सवारी मिल जाए तो किसी तरह अस्पताल पहुंच जाए। एक गश्ती पुलिस वैन इधर से गुजर रही थी। पुलिस पार्टी ने 2 बंदों को बुकटक भागते देखा तो गाड़ी इनके सरों पर जाकर रोक दी और एक पुलिस वाले ने ललकारा, खबरदार जो भागने की कोशिश की। वो दोनों फौरन रुक गए। वो जानते थे कि अगर वो दोनों ना रुके तो पुलिस इनका जिन से भी बुरा असर करेगी। ओए, तुम लोग वारदात करके भागे हो? पुलिस वाले ने लताड़ा। ना जी ना थानेदार जी, मैं कल्लू पनवाड़ी हूँ। नजदीक ही मेरा पान का खोखा है। ये गुल खान है, इस इलाके का चौकीदार। हम शरीफ लोग हैं जी। ओए, आजकल शरीफ लोग ही वारदात करते हैं। और ये तुम दोनों ने अपने कानों पर क्यों हाथ रखे हुए हैं? जरा अपने हाथ तो हटाओ, पुलिस वाले ने गुस्से से कहा। और जब दोनों ने अपने कान से हाथ हटाए तो वहाँ कान ही ना थे और खून तेजी से निकल रहा था। ओए, ये क्या हुआ? तब इन दोनों ने घबरा घबरा कर होने वाले वाकये की तफसील बयान की। इन दोनों के बयान के मुताबिक एक काले बिल्ले ने इन पर हमला करके इनके कान काटे थे। जब पुलिस वैन खाली घर के गेट पर पहुंची तो वो मकान अब तारीकी में डूब चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि इस मकान में कोई रहायश पजीर है। पुलिस पार्टी ने दोनों झूठों को अपने वैन में डाला, अस्पताल से इनकी मरहम पट्टी कराई और फिर वो दोनों रात भर हवालात के एक कोने में पड़े कराते रहे। अपनी किस्मत को कोसते रहे और सोचते कि उन्होंने खामखा खाली घर पर शक करके खुद को अजाब में मुब्तला कर लिया। अगर इस घर की बिजली इजाद को खुद ब खुद जल जाती थी या सुबह को अंदर से फर्श धोए जाने की आवाजें आती थी, बिजली जलती बुझती रहती, इसका काम चौकीदारी था। एक जरा से तजस्सुस ने गुल खान को एक कान से महरूम कर दिया और साथ ही उसने अपने दोस्त को भी मरवाया। सुबह ही तो इन दोनों को थाने के इंचार्ज के सामने पेश किया गया। थाने का इंचार्ज मासूम अली शाह, महज नाम का मासूम था। लोग इसे जालिम शाह के नाम से याद करते थे। इसके जुल्म की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। असल मुजरिमों पर हाथ न डालना, अगर गलती से पकड़े जाएं तो इनकी पीठ पर थपकी देकर भगा देना,
और मासूम लोगों को पकड़कर अपनी कारकर्दगी में इजाफा करना इसका शौहर था। वो एक इंतहाई अक्खड़ मिजाज सख्त गिर शख्स था। इसके मातहत इसके सामने थर थर कांपते थे और पीठ पीछे इसको दिल खोल कर गालियां देते थे। मासूम अली शाह का जबड़ा हमा वक्त सख्ती से बंद रहता था। इसने मुस्कुराना कभी सीखा ही ना था। मासूम अली शाह का मूड आज सुबह खराब हो गया था। कुर्सी पर बैठते ही टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन की घंटी मासूम अली शाह के लिए किसी सूरह अफरासील से कम हैसियत न रखती थी। इधर पहली घंटी बजी और उधर से रिसीवर झपट कर उठाया। वो पहली घंटी को भी पूरा ना होने देता था। इस वक्त भी इसने टेलीफोन पर झपटा मारा। हेलो। वो हेलो इस अंदाज में खींच कर और इतने जोर से कहता कि पूरा थाना गूंज उठता। जुमा बाजार, इधर से किसी ने तमस्खुर से कहा। ओए ये तेनू जुमा बाजार लगता है, ये थाना है थाना। ये कहकर मासूम अली शाह ने जोर से रिसीवर कैरल पर पटक दिया और टेलीफोन करने वाले को एक जोरदार गाली दी। चंद लम्हे बाद टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मासूम अली शाह ने झपट कर रिसीवर उठाया और चीखा, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से बड़ी मुलायमत से पूछा गया। फिर तूने कहाँ फोन किया है? मासूम अली शाह धाड़ा। मैंने तो जनाब पागल खाने फोन किया है। इधर से बड़ी परेशानी से जवाब दिया गया। पागल खाने का नाम सुनकर मासूम अली शाह के तन बदन में आग लग गई। इसने गुस्से में फोन बंद कर दिया। लेकिन इधर से जो फोन कर रहा था शायद इसने कसम खाई थी कि आज मासूम अली शाह का ब्लड प्रेशर किसी सूरत नॉर्मल नहीं होने देगा। इसने फोन बंद होते ही फिर दोबारा रिंग किया। मासूम अली शाह की मेज पर रखा हुआ टेलीफोन फिर बजा। हेलो। मासूम अली शाह ने अज़्म मामूल पूरा ताना सर पर उठा लिया। हाँ भाई गेंडे, आपके क्या हाल है? इधर से बहुत मोहब्बत से पूछा गया। अगरचे मासूम अली शाह का डील डोल किसी गेंडे जैसा ही था, लेकिन वो ये सुनकर बिफर उठा। इसने रिवॉल्वर निकाल लिया और रिवॉल्वर की नाल माउथ पीस की तरफ करते हुए बोला, मैं तुझे शूट कर दूंगा। जवाब में इधर से कहका सुनाई दिया। कहका सुनकर मासूम अली शाह बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। इसके मुंह से गालियां गोलियों की तरह निकलने लगी। फिर इसने फोन बंद कर दिया। ओए बाले, मासूम शाह ने आवाज दी। बाहर खड़ा सिपाही इकबाल शेख फौरन अंदर आया। जी सर। बाले, भी फोन की घंटी बजेगी। कोई कुत्ते का बच्चा कई दिन से फोन पर परेशान कर रहा है, जरा इसको दो चार करारी करारी सुना देना। मासूम अली शाह ने इसे हिदायत की और मेज पर सिगरेट का पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट सुलगाकर इसने अभी एक कशी खींचा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मासूम अली शाह ने इसे आंख से इशारा किया। इकबाल शेख ने रिसीवर उठाते ही टेलीफोन करने वाले को ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि मासूम अली शाह का दिल खुश हो गया। इसने तारीफी नजरों से इकबाल शेख को देखा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि इकबाल शेख का रंग हल्दी की तरह जर्द होने लगा। इसके हाथों में रिसीवर कांपने लगा और वो जी सर, सॉरी सर की गर्दान करने लगा। वाले को सीधा होता देखकर मासूम अली शाह की हालत भी पतली हो गई। इसे अंदाजा हो गया कि किसका फोन है और इकबाल शेख ने जो नई नई गालियां सुनाई हैं इनका सामने कौन है और अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। फिर बाले ने कांपते हाथों से रिसीवर मासूम अली शाह की तरफ बढ़ाया। बड़े साहब का फोन है, बात करें। मासूम अली शाह ने रिसीवर हाथ में पकड़कर खड़े होकर सलूट मारा और मुअद्दब होकर बोला, सर हुक्म। इधर से जो कुछ कहा वो इसे तल घूंट समझकर पीता रहा। बड़े साहब ने अली शाह को दिल खोल कर सुनाई और फिर गुस्से में फोन बंद कर दिया। उन्होंने क्यों फोन किया था ये भी ना बताया। यही वजह थी कि आज सुबह ही सुबह मासूम अली शाह का मूड खराब हो गया था। जब कुल खान और कलू पनवाड़ी को मासूम अली शाह के सामने पेश किया गया तो वो अपने मातहत पर बरस पड़ा और जाने इसे क्या क्या सुना डाली। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, ब्लड प्रेशर का ग्राफ नीचे आया तो इसने कल्लू और गुलखान के चेहरों पर नजर डाली। इन बंदरों को कहाँ से लाए हो? रात के गश्त पर ये दोनों हाथ आए हैं, चोर हैं? नहीं जी, हम लोग चोर नहीं है, कल्लू ने फौरन कहा। ओए चुप। मासूम अली शाह ने आंखें निकाली। तुझसे किसने कहा है बोलने को? हाँ नादिर, इन बंदरों ने क्या चुराया है? चोरी का माल किधर है? हम बंदर नहीं है, इंसान है। इस मरतबा गुलखान बोला, हमने कोई सामान नहीं चुराया। ओए ऐसे होते हैं इंसान, तुम्हारे जैसे इंसान होने लगे तो फिर बंदरों का क्या बनेगा? मासूम अली शाह ने बेहंगम कहका लगाया। अपने ख्याल में इसने कोई जबरदस्त बात कही थी। नादिर क्या केस है? मासूम अली शाह ने पूछा। नादिर ने इन दोनों को जिस तरह पकड़ा था, उन्होंने जो बयान दिया और खाली घर में इसने जो कुछ देखा था वो सब मासूम अली शाह को तफसील से बताया और आखिर में बोला, इन दोनों का बयान है कि इनके कान काले बिल्ले ने काटे हैं और वो काला बिल्ला इनके ख्याल के मुताबिक कोई जिन है जिसने इस घर पर कब्जा कर लिया है और मालिक मकान को किराए के घर पर रहने में मजबूर कर दिया है। वो ये क्या बकवास है? मासूम अली शाह ने मातहत पर गरजा। तुम्हें तो फौरन लाइन हाजिर कर देना चाहिए। पुलिस में होकर तुमने इन बंदरों के बयान पर यकीन कर लिया। हम बंदर नहीं है, गुलगान ने फिर तरदीद की। बयान तो तुम लोगों ने बंदरों जैसा दिया है, इंतहाई जानवराना। और तुम्हारे बयान पर महज हंसा जा सकता है, यकीन नहीं किया जा सकता। मासूम अली शाह ये कहकर हंसा, भला जिन बूत कहाँ? पहले हमारा भी यही ख्याल था। इस मकान में कोई असेब जिन बूत नहीं है। इसी तजस्सुस के मारे हम इस घर में दाखिल हुए थे और कान से महरूम हो गए। कल्लू ने बड़े अफसोस से कहा, लेकिन तुम लोगों का बयान था कि तुम लोग इस घर के गेट की छोटी खिड़की से बाहर आए और इस घर की तमाम लाइटें जल रही थी। लेकिन जब हमने चेक किया तो गेट की खिड़की अंदर से बंद थी और घर की एक लाइट भी रोशन न थी। हमने जो कुछ कहा है सच कहा है। आपको यकीन नहीं हो तो इस बंगले के मालिक बाबर अली साहब को बुलवा कर पूछ ले। कोई नादिर, इन बंदरों को पागल खाने पहुंचा, इन्हें थाने क्यों ले आया? मासूम अली शाह ने अपने मातहत अफसर को गुस्से से देखा। सर जी, आप इजाजत दे तो मैं इस घर के मालिक बाबर अली को थाने बुलवा लूं। नादिर हुसैन ने मासूम अली शाह के गुस्से की परवाह न की। इसके जहन में तजस्सुस जाग गया था। वो इस केस की हकीकत को जानना चाहता था। क्या तो समझता है इस घर में वाकई कोई साया वाया है? मासूम अली शाह ने नादिर हुसैन को बड़ी हैरत से देखा। सर जी, इस केस से मुझे दिलचस्पी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ओए बेवकूफ, ऐसी खुशक केस से दिलचस्पी लेने का की फायदा? कोई ऐसा केस पकड़ जिसमें 4 पैसे बनने का इम्कान हो। मासूम अली शाह ये कहकर अपनी कुर्सी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। नादिर हुसैन जरा मुख्तलिफ पुलिस वाला था। इसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। इसने असेब, जिन भूतों और
चुड़ैलों से मुतल्लिक बहुत कहानियां पड़ी हुई थी, लेकिन देखा कुछ नहीं था। इसे क्या मालूम था कि एक दिन ये कहानियां हकीकत का रूप धार कर इसके सामने आ जाएंगी। नादिर हुसैन को गुल खान और कल्लू के बयान पर यकीन ना था, लेकिन उन्होंने बाबर अली के बारे में जो बयान दिया था, इससे हकीकत का कुछ अंदाजा होने का इम्कान था। इसने गुल खान और कल्लू को उठाने के लॉकर में डाला और इनसे बाबर अली का पता लेकर 2 सिपाहियों को बाबर अली के घर की तरफ रवाना कर दिया। दोनों सिपाही बाबर अली के घर पहुंचे। एक सिपाही ने घर की घंटी बजाई। कुछ देर के बाद घर का गेट खुला। राजदा ने बाहर झांका। तब इस सिपाही ने कहा, बीबी बाबर साहब का मकान यही है? हाँ जी यही है। क्या वो घर पर है? जी हाँ है। जरा ने बाहर भेजें। राजदा ये सुनकर घबराई और अंदर पहुंची। बाबर इस वक्त शोरूम जाने की तैयारी कर रहा था। अकबर अपने एक दोस्त के घर जा चुका था। राजदा कौन है दरवाजे पर? बाबर अली ने पूछा। 2 पुलिस वाले हैं, आपको बुला रहे हैं। पुलिस वाले? बाबर अली ने हैरत से कहा। मुझे बुला रहे हैं? अच्छा मैं देखता हूँ। बाबर अली की समझ में नहीं आया कि पुलिस वाले इसके दरवाजे पर क्यों आए हैं। गेट पर पहुंचकर इसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बाबर अली है, फरमाइए क्या काम है? बाबर साहब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, साहब ने बुलाया है। इस सिपाही ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। थाने? बाबर अली हैरत ज़दा रह गया। आखिर क्यों? ये तो आपको थाने चलकर ही पता चलेगा। सिपाही ने जवाब दिया। किसी ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? बाबर ने पूछा। वो सिपाही जो मोटरसाइकिल पर जरा दूर खड़ा था गाड़ी स्टार्ट करके बाबर अली के करीब आया और बोला, मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। जी बताएं। बाबर अली ने कहा, असल में आपका चौकीदार, मेरा मतलब आपके इलाके का चौकीदार पकड़ा गया है। मैं गुल खान की बात कर रहा हूँ। इसके साथ कल्लू पनवाड़ी भी है। वो कल रात आपके खाली घर से खून में नहाए हुए भाग रहे थे कि पकड़े गए। उन्होंने जो बयान दिया है इस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा। आपको तस्दीक के लिए बुलाया गया है, बस इतनी सी बात है। इस सिपाही ने समझाया। ये सुनकर बाबर अली की जान में जान आई। इसने कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, अंदर से अपनी गाड़ी की चाबी ले आऊं। कुछ देर के बाद दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर आ गए और बाबर अली अपनी गाड़ी में पीछे चल रहा था। 10 मिनट के बाद वो थाने की हदूद में दाखिल हो गए। नादिर हुसैन बाबर अली का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब बाबर अली के कमरे में दाखिल हुआ तो वो इससे बड़े इत्तेफाक से मिला। इसने गर्मजोशी से इससे हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। बाबर के बैठ जाने के बाद सिपाहियों से कहा, जरा इन दोनों को भेजो। कुछ लम्हों बाद गुल खान और कल्लू पनवाड़ी कमरे में दाखिल हो गए। गुल खान ने बाबर अली को देखा तो वो इसकी तरफ लपका और बोला, साहब जी आप आ गए। साहब जी आप इन्हें बताओ कि हम चोर नहीं है। हाँ गुल खान, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, फिक्र ना करो। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हारे बारे में जो गलतफहमी हो गई है वो मैं दूर कर दूंगा। बाबर अली ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम मुझे जरा तफसील से बताओ कि मामला क्या है और ये तुम दोनों के कान पर पट्टी क्यों बंधी है? साहब जी इस काले बिल्ले ने हमारे कान काट लिए। इस मर्तबा कल्लू पनवाड़ी बोला। गुल खान, मैंने तो तुम्हें इस मकान से दूर रहने को कहा था। तुम लोगों ने ऐसा किया है तो सख्त गलती की। आखिर हुआ क्या? तब गुल खान और कल्लू पनवाड़ी ने एक एक बात तफसील से बताई। नादिर हुसैन बिल्कुल खामोशी से इन दोनों का बयान सुनता रहा। ये वही बयान था जो वो दोनों रात से देते चले आ रहे थे। इनके चुप होने के बाद नादिर हुसैन इन दोनों के पकड़ने की तफसील बताई और उसके बाद वो बाबर अली से मुखातिब हुआ। ये क्या मामला है? बात क्योंकि काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि बाबर अली सारी कहानी दोहरा दे, एक एक बात बता दे। इसने कहा, जनाब ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं फिर भी तमाम वाकयात जानना चाहूंगा। नादिर हुसैन ने कहा। गुल खान को मैंने इस खाली घर के बारे में सरसरी से बताया, बस इतना ही कि वो घर आसेब ज़दा है, वो इससे दूर रहे। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात सुनकर इसे जोश चढ़ जाएगा और मेरी बस बात तस्दीक करने के लिए घर मेरे घर में दाखिल हो जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा करने वाला है तो मैं इसे जरा तफसील से बता देता। इस काले बिल्ले के खून का दास्तान सुना देता जिसने हमारे घर को उजाड़ा है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। बाबर साहब तमीद अब काफ़ी हो गई, अब आप असल मामले पर आए। नादिर हुसैन ने बाबर अली को टोका। ये कहानी मैं आपको सिर्फ तन्हाई में सुनाऊंगा। बाबर अली बोला, ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। ये कहकर नादिर हुसैन ने एक सिपाही को आवाज़ दी। गुल खान और कल्लू पनवाड़ी को बाहर ले जाने को कहा और साथ ही ये हिदायत भी की कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई कमरे में दाखिल ना हो। तन्हाई मुयस्सर आने के बाद बाबर अली ने अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी ट्रेन से शुरू हुई। ट्रेन में काले बिल्ले की आमद, लाहौर में अजीबोगरीब वाकयात का पेश आना, नीलम और अकबर की शादी में तरह तरह के रकावटें, फिर शादी का जैसे तैसे होना, बारात की कराची वापसी, खौफनाक वाकयात की इब्तिदा, नीलम की कहानी, वो किसकी बेटी है, सैदपुर किस तरह पहुंची, किस तरह जिन इस पर आशिक हुआ और इसने अकबर को किस किस तरह परेशान किया, यहाँ तक घर भी खाली करवा लिया। नादिर हुसैन बुत बना सारे वाकयात को बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनता रहा। वो पुलिस वाला था, शक व शुबा इसकी घुट्टी में पड़ा था, तफ्तीश इसके खून में शामिल थी। वाकयात सुनने के बाद इसने बेशुमार सवालात किए और जब से यकीन हो गया कि बाबर अली ने जो कुछ कहा वो हक़ाइक़ पर मबनी है तो वो मासूम अली शाह के कमरे में पहुंचा। मासूम अली शाह को इस अंदाज से रिपोर्ट पेश की कि वो अक्कड़ मिजाज पुलिस अफसर जो अपने ख्यालात में बड़ा साफ और सख्त था, इन वाकयात को सुनकर हैरत ज़दा रह गया। मासूम अली शाह को जिन भूतों पर जरा भर भी यकीन न था। वो खुद को जिन भूत समझता था। हम पुलिस वाले से तो शैतान भी पनाह मांगता है, जिन भूत की तो हकीकत ही क्या है। मासूम अली शाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नादरे तू की चाहना है? शाह जी, एक मजलूम लड़की इस खाली घर में कैद है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है, चल फिर तैयार हो जा। मासूम अली शाह ने कहा। किस लिए शाह जी? नादिर हुसैन ने पूछा। तफ्तीश पर चलते हैं, मैंने भी जिन नहीं देखा, चलकर देख लेता हूँ। नादरे तू भी क्या याद करेगा कि कैसे आला अफसर से तेरा वास्ता पड़ा था। ये कहकर मासूम अली शाह ने अपना रिवॉल्वर चेक किया और कुर्सी से उठ गया। नादिर हुसैन को तो नहीं थी कि मासूम अली शाह इसकी रिपोर्ट सुनकर इस कदर बेताब हो जाएगा कि खुद तफ्तीश पर चल देगा। वो तो खुद तफ्तीश पर जाने के लिए मासूम अली शाह से इजाजत लेने आया था। मासूम अली शाह की दिलचस्पी देखकर इसे खुशी हुई। 10 मिनट के अंदर अंदर वो लोग थाने से निकल गए। इस मरतबा बाबर अली अपनी गाड़ी में आगे था। मासूम अली शाह, नादिर हुसैन, 4 सिपाहियों समेत अपनी पुलिस वैन में थे।
10-12 मिनट बाद बाबर अली ने अपनी गाड़ी खाली करके सामने रोक दी। बाबर अली गाड़ी से उतरकर गेट के तरफ आया। इतने में पुलिस पार्टी भी अपनी गाड़ी से उतरकर गेट पर पहुंच चुकी थी। मासूम अली शाह ने इस खाली घर को बगौर देखा और बोला, ए वे जिन बादशाह की राइश, ओए मकान तो जिन बादशाह ने अच्छा पकड़ा है। बाबर अली खामोश रहा, इसने कोई राय ना दी। शाहजी मकान ही नहीं, इसने लड़की भी अच्छी पकड़ी है। नीलम बहुत खूबसूरत लड़की है। ओए नादरे, तेनू की पता? मुझे बाबर साहब ने बताया। फिर ताला खोलो। मासूम अली शाह ने डंडे से ताले को हिलाया। चाबी किधर है? बाबर अली घर से चला था तो इसने एहतियातन घर की चाबी अपनी जेब में डाल ली थी। इसने ताला खुद खोलने की बजाय चाबी नादिर हुसैन की तरफ बढ़ाई। ये है जी चाबी। नादिर हुसैन ने मुस्कुराते हुए चाबी बाबर के हाथ से ले ली। इसने ताला कुंडे से निकालकर बाबर अली के हवाले किया और दोनों हाथों से गेट को एक धक्का दिया। गेट के दोनों पट तेजी से खुलते चले गए। सबसे पहले मकान के आते में मासूम अली शाह ने कदम रखा। नादिर हुसैन ने पीछे पलटकर एक सिपाही को हुक्म दिया, गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दो। मेरा ख्याल है कि गेट बंद जरूर करवा दे, लेकिन कुंडा ना लगाएं। बाबर अली ने कहा, अरे बाबर साहब, आप तो खासे डरे हुए हैं। आप फिक्र ना करें, हम तो आपके साथ हैं। हमें देखकर तो शैतान भी पनाह मांगता है। जिन भूत क्या चीज है। फिर मासूम अली शाह सिपाही से मुखातिब हुआ, अच्छा ठीक है, सिर्फ गेट बंद कर दो, कुंडी ना लगाना। जी सर, सिपाही ने कहा और गेट बंद कर दिया। अरे कौन कहता सी कि इस घर का फर्श सुबह सुबह धुलता है? यहाँ तो फर्श पर इतनी रेत भरी हुई है, राह में पत्ते पड़े हुए हैं। मासूम अली शाह ने दूर तक नजरें दौड़ाई। ये चौकीदार गुल खान का बयान था। ओए, इन बंदरों को थाने क्यों छोड़ आए हो? इन्हें भी नाल लाना सी। मासूम अली शाह ने कहा, मैंने दोनों से चलने को कहा था शाहजी, तो वो कहने लगे हमने अपना दूसरा कान नहीं कटाना। ओए बेवकूफ दे पुत्र। मासूम अली शाह ने गुस्से में दोनों को एक एक अदद मोटी गालियों से नवाजा। फिर बोला, नादरे, मुझे तो इस घर में कोई आबादी नहीं लग दी। क्यों जी, ये घर आपने कब खाली किया है? 2-3 दिन हुए हैं। बाबर अली ने बताया। अच्छा, आप कोई फर्क महसूस कर रहे हैं? जैसा छोड़कर गए थे मकान क्या वैसा ही है? इस मरतबा नादिर बोला, मुझे तो वैसा ही नजर आ रहा है। बाबर अली ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, अब ये लोग मकान के बड़े दरवाजे पर पहुंच गए थे। घर खोलो। मासूम अली शाह ने बाबर से कहा, घर खुला हुआ है शाहजी। इनका बयान है कि घर की गेट के वक्त कहीं ताला नहीं लगा था। नादिर हुसैन आजाद की। चले फिर अंदर। मासूम अली शाह ने बाबर को इशारा किया, आगे बढ़े। मैं चलूं आगे? बाबर अली ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, ठहरे, मैं चलता हूँ आगे। नादिर हुसैन ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा फौरन खुल गया।